सुनो स्पेशल में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ अजमल जामी, मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा आयशा जुल्फ़िकार साहिबा। ये ट्रांसमिशन आज हम लेके आए हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच होने वाले तारीख़ी दिफाई मुआहदे के ऊपर। इसके असरात क्या होंगे, पाकिस्तान को फ़ायदे क्या होंगे, उम्मत मुस्लिमा इससे कैसे इकट्ठी हो सकती है, दुनिया भर की क़ुव्वतें इस मुआहदे के ऊपर नज़रें जमाए क्यों बैठी हैं, मुख्तलिफ़ कैपिटल्स में क्या गौर हो रहा है, इसके ऊपर हमने पहले घंटे में भी गुफ्तगू की। लेकिन अभी मेहमानान हमारे साथ मौजूद हैं। रियर एडमिरल रिटायर्ड जनाब फैसल शाह साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब अरशद मलिक साहब, और हमें हमारे सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार जनाब राना मुबशर साहब भी ज्वाइन करेंगे। कोशिश होगी कुछ मुख्तलिफ़ सियासी शख्सियात से भी गुफ्तगू, लेकिन मैं दो बड़ी अहम खबरें आप तक पहुँचा दूँ। एक खबर यह है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने जब ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच होने वाले तारीख़ी मुआहदे को कवर किया अपनी स्टोरी में, तो एक पैराग्राफ आता है जहाँ पे फाइनेंशियल टाइम ये लिखता है कि हमने एक सऊदी एहलकार से बात की, सऊदी ज़िम्मेदार से, जिसने अपने नाम शर्त ज़ाहिर ना करने की शर्त पे बताया कि हम पाकिस्तान के साथ दर हकीकत इस मुआहदे पर पिछले 2-2.5-3 साल से काम कर रहे थे। इससे मुराद ये है कि जब से फील्ड मार्शल साहब आर्मी चीफ बने हैं तब से सऊदी हुकूमत और हमारी अस्करी क़यादत इस मामले पर गौर कर रही थी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल टाइम कोट कर रहा है एक सऊदी अरब की ऑफिशियल को। यही नहीं बल्कि BBC जाके आज तज़िये में लिखता है कि अगर ये जो न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ है या न्यूक्लियर सपोर्ट है, पाकिस्तान ज़ाहिर बात है एक न्यूक्लियर क़ुव्वत, और बड़े अखबारों ने ये लिखा है कि सऊदी अरब एंड न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, इसके बीच ये मुआहदा हुआ है। BBC कहता है कि अगर ये नुक्ता क्लियर नहीं भी होता कि इसमें न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं, तो ये तज़ब्ज़ुब या इन बिटवीन की जो सिचुएशन है ये भी सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा शेल्टर है, बहुत बड़ी एक जीत है। रॉयटर्स ने लिखा हुआ है अपनी ख़बर में, उन्होंने भी एक सऊदी एहलकार से बात की इस मुआहदे के ऊपर, और वो अपनी स्टोरी में लिखते हैं कि हमने एक सऊदी एहलकार से जब बात की इस मुआहदे के ऊपर, यही सवाल जब पूछा तो उनका जवाब था, यानी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से या उस ताउन के हवाले से, तो उनका जवाब आगे से ये था कि जो इनकम्पस करती है, यानी जो इनकॉर्पोरेट करती है स्ट्रेटजिक टर्म, उसमें तमाम तर जो शोबाजात हैं वो शामिल होते हैं। और दूसरी जो मैं दिलचस्प खबर आपको बतानी, जहाँ भारत में वावेला मचा हुआ है, वो खबर एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बुरी साबित होगी। अभी उनका जन्मदिन गुजरा है जी। तो जन्मदिन का एक और तोहफा उन्हें पेश किया, मैंने नहीं किया, अमेरिका ने कर दिया। वैसे नेतन्याहू ने तो उन्हें बड़ी खुशदिली से सबने किया, लेकिन वो प्रमोट भी कर रहे हैं। हाँ जी, वो हर बंदे जैसे उन्होंने हाथ में लाया उसकी वीडियो शेयर कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए बुरी खबर का एहतमाम किया एक दफ़ा फिर से डोनाल्ड ट्रंप जी ने। ईरान में जो चाबहार की बंदरगाह थी, जिसके ऊपर आपको पता है कि भारतीय इंटरेस्ट क्या थे, इन्वेस्टमेंट क्या थी, तो उसकी, क्योंकि ईरान पर तो पाबंदी है, ईरान के साथ कोई मुल्क उस तरह से कामकाज कर नहीं सकता, लेकिन अमेरिका का चूंकि इत्तेहादी है भारत, तो भारत को खुसूसी रियायत बख्शी थी अमेरिका बहादुर ने कि आप चाबहार के ऊपर तामीर और तरक्की का काम जारी रख सकते हैं। 29 सितंबर रवा माह से वो जो खुसूसी वेवर है, वो जो खुसूसी छूट है भारत के लिए चाबहार पर काम करने के लिए, वो होने जा रही है ख़त्म। US स्टेट डिपार्टमेंट ने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की, उसमें लिखा है कि वो तमाम लोग जो चाबहार पे काम करेंगे उन पर सख्त पाबंदियां होंगी, सख्त जुर्माने होंगे। लेकिन जामे इसके लिए फिर ज्यादा मुश्किल ईरान के लिए होगी या भारत के लिए? क्योंकि हमारा मसला इस वक्त जाहिर है जरूरत है कि हमारा मसला इस वक्त हमारा मसला ये है कि भारत जो वहाँ पे पाकिस्तान के नुक्कर पे आके चाबहार पे, और कुलभूषण यादव जो भेज रहा था, तो चाबहार पे जो उनकी ओवरसाइट का प्लान था और चाबहार को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए यूज़ करना था, वो अमेरिका ने जो खुसूसी वेवर दिया था वो ख़त्म होने जा रहा है। तो आइए गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ मैं ये भी आप शेयर कर दूँ कि एक तीसरी खबर बड़ी अहम है। चीन के हवाले से गीता मोहन साहब हैं, ये भारतीय जर्नलिस्ट हैं, यानी पत्रकार आप कहते हैं उनकी ज़ुबान में, उन्होंने खबर सुबह दी थी कि चीन भी एंटर हो चुका है। उसकी उन्होंने मिसाल दी कि पाकिस्तान और चीन ने जॉइंटली जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर एक बिल जमा कराया, करारदा जमा की, एक मूव जमा कराई है, और उसमें मुतालबा किया है UN सिक्योरिटी काउंसिल से कि वो जो दहशतगर्द तंजीमें हैं पाकिस्तान में, बिलखुसूस बलूचिस्तान में, BLA, उसका सुइसाइड ब्रिगेड, मजीद ब्रिगेड, और दीगर जो TTP और दीगर तंजीमें हैं, इनको उसी तरह डील किया जाए जैसे एक ज़माने में UN ने और अमेरिका ने अलकायदा सैंक्शन कमेटी बनाई थी अलकायदा को डील करने के लिए। तो ये पाकिस्तान और चीन की तरफ से जॉइंट वहाँ पे बिल मूव हुआ है, जो इट्सेल्फ इस बात का सबूत है कि चीन कहाँ खड़ा है इस सूरत हाल में। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आयशा, मेहमानान मौजूद हैं, शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अच्छा, रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। हम बुनियाद मरसूस का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान की एयरफोर्स की जानिब से जो किरदार अदा किया गया वो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया गया पूरी दुनिया की जानिब से, बल्कि उसको बहुत तारीफ़ की गई। हम देखते हैं कि जंगों में एयरफोर्स का किरदार काफ़ी अहम होता है।
सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फ़ौजी ट्रेनिंग के हवाले से भी काफ़ी मदद ली और अब ये जो मुआहिदा हुआ है, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एयरफोर्स के किरदार की वजह से भी, वैसे तो पूरी पाक फ़ौज का किरदार काबिल ज़िक्र है, लेकिन जो एयरफोर्स का किरदार रहा उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं सऊदी अरब इस मुआहिदे की तरफ आया, क्योंकि जाहिर सी बात है अपनी फ़ौज को भी उन्होंने वो ट्रेनिंग देनी है जो पाकिस्तान के पास है इस वक्त। जी बहुत शुक्रिया आयशा और जामी साहब, मुझे प्रोग्राम में लेने का। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, जो बुनियानुल मरसूस है ना, उसमें हम एयरफोर्स और आर्मी का जिक्र करते हैं क्योंकि उनके हाथों जो चीजें हुई हैं उनको हमने देखा है और सुना है। लेकिन हमारी नेवी ने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया और अपने से कई गुना बड़ी नेवी को उसके अज़ाइम की तकमील से रोका और उसको 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। तो क्योंकि वो हमें सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, इसलिए शायद हम उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन ये हमारी तीनों आर्म फोर्सेस की एक सिनर्जेटिक एफर्ट थी जिसकी वजह से बुनियानुल मरसूस में हमने जो कामयाबी हासिल की वो इसके बगैर मुमकिन नहीं थी और ये पूरी दुनिया ने देखी है। क्योंकि हम 21वीं सदी में रहते हैं और इसमें हर चीज लाइव देखी जा रही होती है दुनिया के हर कॉर्नर में। तो लोगों को पता चला कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है। ये जो मुआहिदा जिसकी आप बात कर रही हैं, ये तो जाहिर बात है कि ओवरनाइट तो नहीं हो सकता, इसके लिए पहले से काम हो रहा होगा। और सऊदी अरब को बेसिकली ज्यादा तशवीश जब हुई होगी यकीनन जब ये कतर पे इजराइल ने हमला किया। और आजकल की जो वॉरफेयर है, जितनी भी आप देखिए, अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में हुई, रशिया यूक्रेन के बीच में, गजा में देखिए आप, इंडिया पाकिस्तान का जो मार्का हुआ उसमें नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर डोमिनेंट रही। यानी कि मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स, हवाई जहाज, इन सब का किरदार बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहा। बेशक जो जमीनी जंग है वो काफी देर में शुरू हुई, या बहरी जंग है वो जारी बात है कि स्टेलमेट में रही और उसके बाद कुछ इलाकों में शुरू हुई, ये जिन इलाकों की मैंने सबकी बात की है। तो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एयर डिफेंस, और जो एयरफोर्स होती है वो भी एयर डिफेंस का पार्ट होती है। तो पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम बशमूल एयरफोर्स इसका भरपूर तरीके से मुजाहरा किया, बेहतरीन मुजाहरा किया, शानदार कामयाबियां हासिल। और इस वक्त जो सऊदी अरब ने कतर में, ईरान में, यमन में, लबनान में, इन मुल्कों में इजराइल की जारियत देखी है तो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के तौर पे ही देखी, यानी मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स और एयरफोर्स का इस्तेमाल देखा है। तो जाहिर बात है कि सऊदी अरब हमारी इस जो परफॉर्मेंस थी मई में इंडिया के खिलाफ, उससे जरूर मुतासिर हुआ होगा, सारी दुनिया मुतासिर है। तो सऊदी अरब की पहली कोशिश तो ये होगी कि उसका जो एयर डिफेंस सेटअप है उसको मजबूत किया जाए, ताकि उसको अगर किसी किस्म का थ्रेट है तो उस थ्रेट को एयर में ही न्यूट्रलाइज किया जाए। जो बात की जंग है, यानी जमीनी जंग है या बहरी जंग है, उसका तो जारी बात है कि बाद में वक्त आता है। लेकिन सबसे पहले फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट एयर डिफेंस की होती है। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर पिछले साल इजराइल ने ईरान पे हमला किया था और उसने उस हमले में सिर्फ एक काम किया था, उसने ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नकारा बनाया था। और उसने ये मैसेज दिया था कि अब आपका क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है उतना इफेक्टिव जितना था, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो अपनी मर्जी से जहां चाहूंगा अटैक कर सकूंगा। और फिर जब इस साल ईरान और इजराइल की जंग हुई, उसमें हमने देखा कि इजराइल के जहाज एयरफोर्स के गए और उन्होंने जाके ईरान के मुख्तलिफ कोनों में अटैक किया। तो एयर डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और आजकल के जमाने में वो बहुत, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता आपने शाह साहब उठाया, बल्कि आपकी इस बात का फायदा उठाते हुए मैं जरा ये अरशद मलिक साहब के खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ, क्योंकि जारी बात है ये तो उनकी एग्जैक्टली डोमेन है। मलिक साहब जानना ये चाह रहे हैं कि जो कतर हो, सऊदी अरब हो, उनकी रिलायंस जो थी अमेरिका के ऊपर, बल्कि इन दोनों ममालिक के पास तो जदीद तरीन तैयारे भी थे, F-15 जो टाइफून यूके से आया हुआ है, शायद अपाची हेलीकॉप्टर, और थार्ड जो डिफेंस सिस्टम है वो भी मौजूद था कतर के पास। वो सफिशेंट नहीं था इसराइल के खिलाफ, या वो नकारा बना दिया गया, या कुछ और मसला था? मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। मेरे ख्याल में 2-3 बातों का जरूर जिक्र करना जरूरी है। सबसे पहले शायद बड़ी जो कुलीदी बात इसमें साबित होती है वो ये है कि हम सब इस बात पे पहले से
शाइबा रखते थे, लेकिन अब शायद ये ज्यादा जोर से आ रही है कि अमेरिका एक नाकाबिले एतमाद और नाकाबिले एतमाद दोस्त हो सकता है, जिसकी वजह से उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। और ये शवाहिद इत्तफाक करता हूं, ये जो फैसला अभी हुआ है ये कोई 1, 2 या 3 साल की बात नहीं, मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय है कि ये इस पे काम 5-6 साल से हो रहा था। और सऊदी अरब को आप एक क्रेडिट जरूर दें, मैं बड़े एहतराम के साथ उनकी क़यादत पे जहाँ कुछ मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जहाँ पे एनलाइटमेंट मॉडरेशन ज़्यादा है, लेकिन एक बात का उसको आप क्रेडिट दें कि वो कुछ डिसीजन बिल्कुल बबांगे दौल और बोल्ड डिसीजन लेता है, जिसमें ये वाला डिसीजन भी शामिल है। अब जो आपने सवाल उठाया, अगर आपको मैं पीछे ले जाऊं तो जब कतर बन रहा था, जब कतर एस्टेब्लिश हो रहा था, तो कतर ने पाकिस्तान एयरफोर्स को इनवाइट किया। और इस वक्त जो कतर डिफेंस सिस्टम है, मलिक साहब आपकी आवाज़ दुरुस्त तौर पर हमारे नाज़रीन तक नहीं पहुंच पा रही। प्रॉबेबली देयर इज सम इशू, कनेक्टिविटी का इशू। आजकल आपको पता है इंटरनेट भी थोड़ा सा मुतासिर है। मैं मीनवाइल ज़रा फैसल शाह साहब से बात कर लूँ। शाह साहब, ये जो बात कर रहे थे मलिक साहब, उसका आगाज़ आपने किया था कि यहाँ पे कतर में अल अदीद नामी सबसे बड़ी एयर बेस भी है अमेरिका की, और फिर उनका 2030 तक कतर ने कुछ 40 अरब का मज़ीद असलहा और मज़ीद दिफाई ज़रूरियात अमेरिका से पूरी करनी थी। वो सफिशेंट साबित क्यों नहीं हुआ सब कुछ? देखिए जामी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका थ्रेट परसेप्शन क्या है जी। अगर आप अपने दोस्त ममालिक से या ऐसे ममालिक से जिनको आप न्यूट्रल समझते हैं और समझते हैं कि यहाँ से थ्रेट नहीं आएगा, तो आप अपना वेपन सिस्टम उनकी तरफ लगाते ही नहीं है। आपकी प्लानिंग में, आपकी स्ट्रेटजी में अगर उनकी तरफ से थ्रेट नहीं है तो आप फिर उसमें उसको शामिल नहीं करते, और आप थ्रेट का डायरेक्शन वो रखते हैं, अपने वेपन सिस्टम्स का डायरेक्शन वो रखते हैं जहां से आपको थ्रेट होता है। देखिए, पिछले साल से कबल या 2 साल ले लीजिए आप, उससे कबल पूरे मिडिल ईस्ट का एक थ्रेट परसेप्शन था। और मेरा ख्याल है कि मैं अगर इसमें नाम ले लूं ईरान का, तो ये कोई बुराई नहीं होगी। अब तो पूरे मिडिल ईस्ट का एक थ्रेट परसेप्शन हो गया है बशमूल ईरान, और वो है इजराइल। लेकिन इससे पहले जब सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात, या यूएई और ईरान के ताल्लुकात, या बहरीन और ईरान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, तो थ्रेट परसेप्शन इस तरफ था, तो इन्होंने अपना सारा वेपन सिस्टम जो भी लिया वो इसके लिए लिया था। लेकिन अब क्योंकि जब वहां से इजराइल से थ्रेट परसीव ही नहीं किया जा रहा था, और कतर तो एक सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, जिसमें अमेरिका भी उसका हलीफ था, इजराइल भी उसका हलीफ था, और वो इस जंग को ख़त्म कराने के लिए ये किरदार अदा कर रहा था, तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होगा कि इजराइल की तरफ से मुझ पर ऐसा अटैक किया जाएगा, जिसकी वजह से उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं या उसके बाकी वेपन सिस्टम्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इजराइल की तरफ उनका रुख होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब थ्रेट परसेप्शन तमाम मिडिल ईस्ट का चेंज हो गया है। और ये जो सऊदी अरब का और पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट, ये इसकी एक मिसाल है। ये इसका एक एविडेंस है कि अब उनका थ्रेट परसेप्शन किसी और तरफ है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सबसे काबिल कदर दोस्त की तरफ देखा है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया है कि हमने दोनों एक दूसरे की मदद करें। तो अब मुझे लगता है कि सऊदी अरब के बाद शायद और ममालिक भी होंगे जो पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाएंगे और चाहेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से, या और ऐसे ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक जिनकी तरफ से कोई अच्छी गारंटी मिल सकती है डिफेंस की, जिनकी काबिलियत है, जिनकी सलाहियत है, तो उनके साथ मिलकर काम किया जाए। शायद इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि जब कतर पर इसराइल ने हमला किया तो पाकिस्तान ने जो खास तौर पर किरदार अदा किया, जिस तरह कतर के साथ खड़ा हुआ, शायद बहुत से मुल्कों की परसेप्शन चेंज करने में इस रोल ने भी एक किरदार अदा किया। राना मुबशर साहब, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के मेन प्लेयर के तौर पर सामने आया है, आप हमारे साथ मौजूद हैं? अरशद मलिक साहब से मेरा गुफ्तगू अधूरी रह गई थी आयशा, उसकी वजह वो बात बीच में कट गई थी। नहीं, उनका राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हो रहा था, मलिक साहब को हम सुन नहीं पा रहे थे, तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस हवाले से मलिक साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं। कुछ कनेक्शन का भी इशू आ रहा था, मैं इसलिए कंफर्म कर रही थी। मलिक साहब, आप तक मेरी आवाज़ एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब अरशद मलिक साहब, अच्छा फवाद साहब आ गए हैं।
फवाद चौधरी साहब सीनियर सियासतदान है, इस मौजू पे उनकी भी एक राय रही है। फवाद चौधरी साहब, ये खुसूसी ट्रांसमिशन है हमारी जो पाकिस्तान और सऊदी तारीखी मुआहदा हुआ, उसके ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जो माहिरीन हैं दिफाई उमूर के, उनके साथ भी, साबिक सिफारतकार उनके साथ भी, सियासतदानों को भी ज़हमत दे रहे हैं कि गौर किया जाए कि इसकी अहमियत क्या है। मैं देख रहा था कि आज आपने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी कि तमाम सियासी जमातें जो हैं, बिलखुसूस PTI, उन्हें दीगर सियासी इख्तलाफा साइड पर रख के इस मुआहदे का खैर मकदम करना चाहिए। शेरी मज़ारी साहबा की बड़ी हौसला अफजा स्टेटमेंट्स आई, हत्ता कि हुसैन हक्कानी साहब और तमाम लोग, तमाम कैपिटल्स पे इस मुआहदे के ऊपर नज़र है। आपने भी इसे करीब से देखा, बल्कि आपकी तो फरमाइश थी कि आज के दिन आपका एक्स अकाउंट इंडिया में खोला जाए, तो उसी की करना चाहिए सर। एक्स अकाउंट खोल जाता तो अगर इंडिया पे नहीं, वो तो चूंकि नरेंद्र मोदी साहब का बर्थडे गिफ्ट था तो हमने कहा उनको जरा अच्छा बर्थडे विश तो कर देना। अच्छा, लेकिन ये पाकिस्तान की जो सऊदी अरेबिया के साथ शराकतदारी है, ज़ाहिर उसकी तारीख तो बड़ी पुरानी है। ख़ुसूसन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर से पाकिस्तान सऊदी अरेबिया बड़े करीब है। इवन जनरल ज़िया जो थे उनके साथ बड़े करीबी रवाबत रहे। फिर दरमियान में थोड़ा सा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में थोड़ा सा एक वक्फा आया, लेकिन उसके बाद फिर हमारा एक बड़ा करीबी ताल्लुक जो है वो बन गया था। दिफाई मुआहदा भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो 1983 में हमारा पहला मुआहदा जो है वो पहले से ही एक चल रहा है, और इससे पहले भी जो हरमैन शरीफैन की जो सिक्योरिटी है उसके लिए पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो हमेशा, ज़ाहिर है ये तो इज्जत की, ऑनर की बात है हमारे लिए हमेशा ही। किसी भी मुसलमान के लिए इससे बढ़कर क्या बात होगी कि वो हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत के ऊपर मामूर हो और अपनी जान देने के लिए उस पर तैयार हो। लेकिन ये जो मुआहदा है इसकी बहुत स्ट्रेटजिक अहमियत है। देखें, अगर आप मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इसको बरतानिया ने उसको जो है वैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तो तुर्की था सारा मिडिल ईस्ट। अब उसके बाद इसको बरतानिया ने जो है वो जब अपने तसल्लुत में दिया तो फिर उन्होंने उसको कार्व किया बाकायदा अपने इंटरेस्ट के लिए, और उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये चला गया अमेरिका के पास। अब ये पहली बार है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि जो अरब वर्ल्ड है उसने एक तीसरे मुल्क को ये जो दिफा की शराकतदारी है उसमें शामिल किया है इतने बड़े पैमाने पे। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो इसराइल की जो यरूशलेम पोस्ट हो या जो इसराइल के हमायती तमाम मीडिया है उसकी तो बड़ी चीखें निकल रही हैं एंड दे आर वेरी अनहैप्पी ऑन दिस डेवलपमेंट। वो पाकिस्तान का ये बयान है और उन्होंने चौधरी साहब मैं जिक्र कर रहा हूँ मुल्क की सियासी जमातों का भी। अभी मैंने देखा सलमान अकरम राजा साहब की एक मुख्तसर स्टेटमेंट आई थी, वो ये कह रहे हैं कि जी अगर मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते हैं तो बड़ी खुशाइन बात है। जुजियात का भी हमें इल्म नहीं है मुआहदे का, लेकिन उन्होंने कहा हर उस कदम को सराहेंगे जिससे उम्मत का दिफा मजबूत होगा। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बाय PTI's टॉप टियर लीडरशिप? इस मामले पर उनका मौक़िफ़ क्या होना चाहिए आइडियली इस सिचुएशन के ऊपर? इनको तो देखेंगे, इनको क्या पता क्या मौका बनाना है। ये तो ज़रा वेट करेंगे कि खान साहब की कोई बात हो, वो आगे बताएंगे क्या है। लेकिन टू बी फेयर विद, ये पहले मौजूदा दौर में इमरान खान वो लीडर थे जिन्होंने जब उस दौरे में, क्योंकि मैं उस दौरे में साथ था, तो सबसे पहले इमरान खान ने जो है इस बात का उनको जो मोहम्मद बिन सलमान है उनको कहा था कि आप ईरान के साथ अपने ताल्लुकात अगर बेहतर करें तो मुस्लिम उम्मा में आप एक यंग लीडर हैं और आपका बहुत एक इनिशिएटिव होगा कि अगर हम इस तरफ बढ़े। तो इमरान खान तो जाहिर है कि एक मुस्लिम उम्मा की जो इत्तेहाद है उसके लिए हमेशा खड़े हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली PTI में तो सच लीडरशिप है नहीं जो इसको इस इनिशिएटिव को बता सके और उसका जो ड्यू क्रेडिट है वो भी देना चाहिए। ये हमारी पाकिस्तान में जो लड़ाइयाँ हैं वो तो जारी रहेंगी हमेशा। 25 करोड़ का मुल्क है, यहाँ पे ये तो नहीं होना कि कभी हम हर मामले में जो है वो कोई हर वक्त कोई हमारे यहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। लेकिन कुछ इश्यूज हैं जो बियॉन्ड पार्टी लाइंस हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही बात की। सियासत से बालातर होकर ऐसे मामलात में सबको इकट्ठे होना चाहिए। फवाद साहब साथ ही रहेगा, राना मुबशिर साहब ने भी ज्वाइन किया है। राना मुबशिर साहब, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 2-3 साल से इस मुआहदे के हवाले से, इस डील के हवाले से मामला चल रहे थे, लेकिन ऐसे वक्त में जबकि इसराइल ने कतर पर भी हमला किया, गजा वाली सिचुएशन भी काफ़ी वर्स हो चुकी है, और फिर इसके अलावा इसराइल ने अपने जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पर भी वक्तन फ़क्तन हमले किए हैं, ऐसे वक्त में ये अनाउंसमेंट होना कितना सिग्निफिकेंट है?
देखें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट अप्रिशिएट द एफर्ट्स मेड बाय फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब. एंड टू टेल यू वेरी ऑनेस्टली, ये कोई ओवरनाइट नहीं हुई चीजें, ठीक है. इसमें पिछले 2-3 साल से आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं. और ये टाइमिंग की जो आप बात कर रही है ना, इसमें एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, और वो वैक्यूम क्रिएट हुआ उस वक्त जिस वक्त स्ट्राइक्स हुई जनाब कतर पे. अब कतर इज अ अलाय, ठीक है, कतर अमेरिका का अलाय है. अब कतर के ऊपर जनाब स्ट्राइक्स होती हैं तो दैट मीन्स कि वहां पे सारे जो मुस्लिम ममालिक थे, कुछ मुस्लिम ममालिक, आई वुड से नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन कुछ मुस्लिम ममालिक जो थे वो जिटरी हो गए, दे बिकेम जिटरी. अच्छा, वो उसमें जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसमें ये स्पेस फौरन बन गई. एंड यू नो, सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान वेंट फॉर दिस एग्रीमेंट. अब ये एग्रीमेंट जो है, अब ये खटक रहा है, सबकी नजरों में खटक रहा है, इंडिया की नजर में खटक रहा है और उन ममालिक की नजरों में खटक रहा है जो लोग हमसे खुश नहीं है. यहाँ हॉस्टाइल कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान की, उनकी नजरों में खटक रहा है. अब उसमें होना क्या है, देखें, इसमें एक चीज तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि जनाब हमने अपनी स्पेस बनाई. हमने अपनी स्पेस जो है, एक तो जनाब कतर पे स्ट्राइक्स जो हुई उसकी वजह से बनी, दूसरी हमने जो अपनी स्पेस उससे पहले जो बनाई थी, जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनी थी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट, वो ये थी कि हमने मिलिटरीली प्रूफ किया कि जनाब यहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं और पाकिस्तान डज मैटर. ठीक है, यहाँ पे मैटर करता है पाकिस्तान, और हमने उसको सिर्फ मिलिटरीली इंडिया को बीट नहीं किया, हमने यार यहाँ पे उसको डिप्लोमेटिकली भी बीट किया. जब हमने दोनों फ्रंट्स पे इंडिया को बीट किया तो हम दुनिया की नजरों में आ गए. बिल्कुल ठीक, दुनिया की नजरों में आए तो जब जहां पे हम बिल्कुल साइडलाइन हुए थे कई सालों से, एग्जैक्टली, तो उन्होंने कहा कि भाई दिस इज द कंट्री जो यहाँ पे मैटर करती है, ठीक है, एंड वी शुड लुक अप टू दिस कंट्री. और इस स्पेस को बिल्कुल ठीक, वैक्यूम क्रिएट हुआ कतर के. राना साहब जरा साथ ही रहना, हमारे साथ जुड़े रहना. बनाई वो हम लोग, राना साहब साथ ही रहे, जुड़े रहे. फवाद चौधरी साहब आए हुए हैं फोन पे, जरा उनसे भी बात कर लूँ मजीद. चौधरी साहब, क्या एंटिसिपेट करते हैं आपके, क्या रिएक्शन हो सकता है अमेरिका का? भी मैंने चाबहार की खबर तो दी है कि उन्होंने जो वेवर दिया हुआ था इंडिया को ख़त्म कर दिया है. 29 सितंबर से दोबारा जुर्माने और वही सूरत हाल हो जाएगी जो इंडिया यहाँ पे चाबहार में आना चाह रहा था. सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप नाउ सर? लेकिन अभी एक तो इम्पोर्टेंट यूएन में जो जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, तो अभी देखते हैं कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब से जो उनकी मीटिंग है वो वहाँ पे होती है या वो पीछे जाती है. बिकॉज अब इजरायली लॉबी की काफी कोशिश ये होगी कि वो मीटिंग जो है वो ना हो. दूसरा अब देखते हैं कि इंडिया और इजराइल ने जो पीछे जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर एक बुज़दिलाना हमला किया था, तो उसमें उसको इसराइल की पूरी हमायत जो है वो हासिल थी. डेफिनेटली. और अब देखना हमने ये है कि इसराइल और इंडिया जो है वो क्या वो भी एक दफाई मुआहदे की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं. और इस वक्त जो मुझे ये लगता है कि अगरचे ये जाहिर है मुस्लिम उम्मा के हवाले से, पाकिस्तान सऊदी अरब के हवाले से तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी जो जैसा राना साहब ने अभी कहा है ना कि ये जो लोग हैं उनको तकलीफ तो काफी होगी, और अब स्मूथ सेलिंग इसकी कैसे आगे जाती है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम की बड़ी जरूरत है. और उम्मीद यही है कि अब इतने बड़े मुआहदे के बाद और एक इतना बड़ा जो कारनामा हुआ है, उसके बाद हम थोड़ा अपनी इंटरनल जो मामला हैं उसको भी ये बिल्कुल ठीक है आपने बात की. चौधरी साहब जरा फायदा उठा रहा हूँ आपकी मौजूदगी का. अब पाकिस्तान कैसे मनूवर करे, क्योंकि जोहराना भी ले लिया ट्रंप साहब से, फिर चीनी परेड में भी चले गए, सऊदी अरब के साथ ये पैक्ट भी कर लिया, वो चुप भी रहा दिले नादान में. तो कैसे मनूवर पाकिस्तान करे बैलेंस आउट करने के लिए? देखिए अभी एक तो अभी डिटेल्स जो है ना, देखिए ये एक तो ये कहना कि मुआहदे की डिटेल्स नहीं आई, ये नहीं आई. देखिए इन मुआहदों की डिटेल्स उस तरह से पब्लिक नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती. उसमें जो है वो कोई होनी है. अब इससे ज्यादा नहीं होना, इससे ज्यादा क्या वो कहें कि आपके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला तस्वुर होगा, इससे बड़ी स्टेटमेंट ही कोई नहीं है सर. इससे बड़ी अब क्या स्टेटमेंट होगी, अब इसके बाद क्या तफसील रह गई है.
अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना जी, ये जो खालिद बिन सलमान है, जो डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और मोहम्मद बिन सलमान के भाई भी हैं जी, उनकी ट्वीट भी है, उनका जो ट्वीट है उर्दू में, बहुत ही उर्दू में ट्वीट किया। अच्छा, अब ये जो उनकी जो बयान है ना जी, ये इससे एक दिन पहले वो मिले हैं मार्क रूबियो से। जी जी। अब हमें फाइनेंशियल टाइम्स ने तो खबर ये दी है कि इस मुआहदे के बाद सऊदी अरेबिया ने अमेरिका को बताया है। ये बात भी ठीक है। अगर उनकी मीटिंग हुई है तो क्या उन्होंने जो प्रेसिडेंट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एतमाद में लिया था या नहीं लिया था, अभी हमें ये नहीं पता। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एक होगी, सिग्निफिकेंट होगी। और सेकेंडली मुझे ये लगता है कि ये अगर अमेरिका में मीटिंग हो जाती है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उससे और एक बात तो तय है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ही इज वेरी अनहैप्पी ऑन नेतन्याहू की जो उन्होंने कतर पे जो हमला किया था उस पे। तो देखें ना, दो डाइवर्सिफिकेशन होनी है। आगे राना साहब और मैं ये बात कर रहे थे कि एक होनी है जो आपकी डिफाई डाइवर्सिफिकेशन हुई है कि उन्होंने आधा पहले सिर्फ अमेरिका पे डिपेंड कर रहे थे तो पाकिस्तान को भी शामिल कर लिया। अब दूसरा देखिए इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होनी है जिसमें अब अमेरिका और यूरोप के साथ अरब मुल्कों ने चाइना को भी इम्पोर्टेंस देनी है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये बड़ी की शिफ्ट हैं अरब वर्ल्ड के पास तो रिसोर्सेज है ना, जैसे पाकिस्तान के पास डिफेंस की ताकत है, यानी 2 अरब की दुनिया में आबादी है मुसलमानों की और एक फौज है पाकिस्तान की फौज, और तो कोई फौज ही नहीं है, और एक ही एटम बॉम्ब है, एक ही एटमी ताकत है। तो आई मीन हर मुल्क अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है ना। अब हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, बट अरब मुल्कों की असल स्ट्रेंथ उनकी इकोनॉमिक पावर है और पैसा है। तो अब देखते हैं कि चाइना को जो है वो इसमें क्या लेवरेज मिलता है और अमेरिका उस लेवरेज को कैसे देखता है और कैसे चलता है। बट आई थिंक अगले जो 1 महीना है या 15 दिन है काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा फैसल शाह साहब, अभी जैसे कि फवाद साहब बात कर रहे थे, फवाद साहब आपका शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब जैसे कि बात कर रहे थे कि अमेरिका अनहैप्पी है जो इसराइल ने अटैक किया है। ये आयशा क्योंकि उन्होंने जिक्र किया वज़ीर दिफा के बयान का, बिल्कुल वो मैं उर्दू में सुना देता हूँ। जी जी, पहले आप नाज़रीन भी जो देख रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट भी, ये खालिद बिन सलमान साहब वज़ीर दिफा ने उर्दू में ट्वीट उन्होंने लिखा, सऊदीया और पाकिस्तान जी जी बिल्कुल जा रहे के मुकाबिल में एक ही सफ में हमेशा और अबद तक, हमेशा और अबद तक। लेकिन फैसल शाह साहब यही बात है कि अब सऊदी अरब ने ये बयान दिया है और ये यकीनन काफ़ी मुल्कों को इस पर तकलीफ भी हो रही होगी। मैं जो सवाल कर रही थी कि ये किस किस्म का नाखुश होना था अमेरिका का कि पहले अमेरिका को इन्फॉर्म किया गया कि हम हमला कर रहे हैं, उसके बाद जो कि अमेरिका का इत्तेहादी कतर मुल्क है उस पर हमला किया गया, तो इसका मतलब तो अमेरिका भी कहीं ना कहीं इस पर रजामंद था। इजराइल ने अमेरिका का बड़ा नुकसान कर दिया है। वो नुकसान इस तरह से कर दिया है कि अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स तकरीबन 26% उसके इकोनॉमी में ऐड करता है, कंट्रीब्यूट करता है, और इसका जो ज्यादातर वेपन सिस्टम्स है वो मिडिल ईस्ट पे बिका करता था। अच्छा, मिडिल ईस्ट में ये वेपन सिस्टम बिका करता था बिकॉज ईरान को थ्रेट बनाया हुआ था, और जब से चाइना और सऊदी अरब ने ईरान का और चाइना ने सऊदी अरब और ईरान का रेप्रोशमा करवाया, उसके बाद से हालात कुछ बेहतर होने लगे थे। लेकिन जब से गजा की वॉर शुरू हुई है उसके बाद से ये सारे मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक बशमूल ईरान ये सब एक पेज पर आ गए। और फिर जब ईरान पे हमला किया इजराइल ने तो आपने देखा होगा कि कितनी सख्त कंडेमनेशन की थी सऊदी अरब ने भी और बाकी ममालिक ने भी। अब जब कतर पे हमला हुआ है तो इन तमाम मुल्कों का जो थ्रेट परसेप्शन है, जैसे मैंने पहले बात की थी, वो बिल्कुल इजराइल ने चेंज कर दिया है और अपनी तरफ कर लिया है। तो अब क्योंकि इनका थ्रेट परसेप्शन इजराइल की तरफ हो गया है तो अमेरिका के लिए ये मजबूरी बन गई है कि उसका वो अपना वेपन सिस्टम्स तो अब इन मुल्कों को नहीं बेचेगा क्योंकि वो तो इजराइल के खिलाफ यूज होना है। तो अब रास्ता खुल गया है चाइना के लिए, और चाइनीज टेक्नोलॉजी का जो मुजाहिरा था भरपूर किस्म का वो पाकिस्तान ने किया मार्का हक में, बुनियानुल मरसूस में, मई 2025 में इंडिया के खिलाफ। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज वेपन सिस्टम और चाइनीज पॉलिटिकल इंग्रेस अब मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से शायद अमेरिका को खफगी है और अमेरिका को परेशानी भी होनी चाहिए। लेकिन मार्को रूबियो का जो अभी हालिया दौरा इसराइल है उसको फिर आप कैसे देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका का नुकसान हुआ है, दूसरी तरफ इसराइल के साथ ताल्लुकात को फिर से मजबूत करने की कोशिशें हो रही हैं?
देखिए, अमेरिका की मजबूरी ये है कि वहां पे जो यहूदी लॉबी है उसने अमेरिका के पूरे सिस्टम को जकड़ा हुआ है। जब 1970 की दिहाई में या 60 की दिहाई में यहाँ से माइग्रेशंस हुई थी तो ज्यादातर लोग अमेरिका गए और फिर उन्होंने वहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हिस्सा लिया। और आज जो अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी पे खड़ा हुआ है वो टेक्नोलॉजी की जो रूट्स हैं वो सारी यहूदियों के हाथ में है। उनकी इकोनॉमी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम है। आज मैं बयान पढ़ रहा था इजराइल की तरफ से, उन्होंने कहा कि जितने भी सेल फोन्स दुनिया में यूज हो रहे हैं उसमें इजरायली टेक्नोलॉजी जी है। बिल्कुल कहा। तो इसी तरह अमेरिका में तमाम सिस्टम्स की जड़ें इजरायलियों के और यहूदियों के हाथों में हैं, जो कि मजबूर करती हैं अमेरिका को उनका साथ देने के लिए। अब अमेरिका कहां तक जा सकता है या जाएगा उनका साथ देने के लिए, शाह साहब साथ ही रहेगा जनाब राना मुबशर साहब। वो स्वासनी हैदर पूछ रही थी इंडिया से कि ट्वीट की सूरत में कि ये जो मुआहदा है इसका ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्या मतलब होगा। मैं क्या राना साहब को पता होगा सर। मैं मुझसे सवाल है? मिलिया नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर मैं मिलिया होंदा तो मैं जरूर दसदा। लेकिन मैं चाहांगा कि मेरी उन्होंने नाल मुलाकात हो जाए उस बीबी दे नाल ताकि फिर मैं जरा क्लैरिटी दे नाल दस सकांगा। लेकिन एनीवेज फिलहाल तो ये है, देखे संदूर तो फिर मैं वो बात शुरू कर दूंगा, फिर वो इंडियन सोशल मीडिया मेरे पीछे पड़ जाता है। लेकिन एनीवेज संदूर शुरू खत्म हो गई थी हूँ। देखे अब जो पॉइंट है ना वो संदूर था, मार्का संदूर, ये वो फलाटी, वो सारी चीजें फिजल आउट कर गई। देखे एक इंडिया ने एक अपने आप को मार्केट किया पूरी दुनिया में, और वो पिछले कई दहाइयों से मार्केट कर रहा था वेस्ट में अपने आप को कि भाई इस रीजन विच वही थानेदार है, इंडिया ही थानेदार है। लेकिन वो थानेदारी मुक गई, वो 4 दिन के अंदर वो थानेदारी खत्म हो गई। ठीक है, अब मसला ये है कि अभी तो सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है इंडिया। ठीक है, मिलिटरीली फारग, डिप्लोमेटिकली फारग, ठीक है, और हर जगह पे उसको जनाब यहाँ पे जनाब बहुत बुरी हालत है उसकी। और अभी तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, इस पे एक वहां पे सफा मातम बिछा हुआ इंडिया के अंदर। तो ये सारी बातें देखें, ये अब सिर्फ और सिर्फ आई वुड से आई विल वेरी ऑनेस्ट, people in India, they want to have like good contacts, good relations with Pakistani people. ठीक है, and Pakistani people do want to have like good relations with Indians. Indian लोग जो हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये जो मोदी है ये एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मोदी की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, पूरी दुनिया में इंडिया को जनाब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। So the sooner they get rid of this government, Modi's government, or they replace, or BJP replaces Modi, मेरे ख्याल में everything is going to be hunky dory for like the Indians once again. बिल्कुल ठीक। राणा साहब एक ब्रेक भी साथ ले लें छोटी सी, और फिर ये इंडिया का जिक्र भी करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक भी ले लेते हैं कि देखिए पाकिस्तान ने ये जो मार्का हक था उसके बाद इंडियन स्टेटस को कैसे रिड्यूस किया है और अपना स्टेटस कैसे एक्सपैंड किया है, जो बियॉन्ड बॉर्डर्स अगले हॉराइजन्स तक जा पहुंचा है। ये एग्रीमेंट उसका एक सबूत है। इस नुक्ते पर भी बात करते हैं अपने माहिरीन के साथ। छोटी सी ब्रेक है ट्रांसमिशन में। आयशा जुल्फ़िकार भी मेरे साथ तशरीफ़ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन में खुशामदीद। राना साहब अब ये बताइएगा कि अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है इस डील के बाद। देखिए जी, बात ये है, सिंपल सी बात है। देखिए ऑब्वियसली जो रिलायबिलिटी है या जो काउंट करता रहा है सऊदी अरेबिया, वो हमेशा करता रहा है अमेरिका पे। नाउ अमेरिका का अगर देखा जाए तो लगभग सऊदी अरेबिया जो है अमेरिका से तकरीबन कोई $2 ट्रिलियन जो है उसकी लगभग जो मिलिटरीली उस पे मिलिट्री हार्डवेयर की या ये बात कर लें कि उस पर डील होती है। अब द पॉइंट इज कि अगर ये सारी चीजें मद्देनजर रखी जाए तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो उसमें चीजें गियर अप हुई है व्हेन इट कम्स टू चाइना। और चाइना जो है, चाइना में को तकरीबन $300 बिलियन जो है वो जो है वहां पे पंप इन किए जाएंगे, विच इज मेरे ख्याल में पहले को तकरीबन $200 बिलियन हो रहे थे चाइना में मिलिट्री हार्डवेयर खरीदने में खर्च किए जा रहे थे। अब को तकरीबन $300 बिलियन अभी किया जा रहा है एज ऑफ नाउ। मैं ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स दे रहा हूँ। ठीक है, सो मेरे ख्याल में इन द डेज टू कम जो ज्यादा तवज्जो होगी या जोर होगा
वो मिलिट्री हार्डवेयर अगर खरीदने की बात होगी तो वो चाइना से होगी, क्योंकि चाइना ने जो अपने यहाँ पे चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में मार्केट कर लिया हुआ है, स्पेशली द एयरक्राफ्ट और उनके जो जितने यहाँ पे मिसाइल सिस्टम्स हैं उसको मार्केट कर लिया हुआ है उसने। अच्छा, चाइना के किरदार की बार बार बात हो रही है फैसल शाह साहब, जैसे कि पहले एक और डॉलर के मुकाबले में करेंसी लॉन्च करने की बात हो रही थी तो अमेरिका ने धमकियां देना शुरू कर दी थी। अब अगर चाइना भी शामिल हो जाता है, चाहे वो मिलिट्री डील्स हैं या फिर जो इत्तेहाद अब चल रहे हैं उन इत्तेहाद में अगर चाइना भी शामिल होता है, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि फिर से अमेरिका धमकियों वाले मामले की तरफ जाएगा? अमेरिका के पास और तो कुछ करने को नहीं है। देखिए, कोई भी सुपर पावर होती है ना, तो वो सुपर पावर ऐसे नहीं खत्म होती कि उसकी कोई जी फैसल शाह साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। राना मुबशर साहब, आपसे ही चलिए, मेरा ख्याल वक्त भी हमारा खत्म हो गया। एट द एंड जी आई थिंक बहुत ही मीनिंगफुल हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि इन सब का ताल्लुक फोर्सेस से है, प्राय रात स्ट्रेटजिक मामलात को देख चुके हैं। नाज़रीन की आसानी के लिए उन्होंने तसल्ली से सहूलत से समझाया आम लफ्ज़ों में इसका मतलब है क्या। किसी एक मुल्क पर हमले का मतलब यह है कि दोनों ममालिक पर हमला है। इसका मतलब है जारहियत हुई तो दोनों उसका दिफा करेंगे और ये दिफाई मुआहदा है। इसमें ऑब्वियसली दिफाई पैदावार में इजाफा होगा दोनों ममालिक में, डिफेंस प्रोडक्शन के मामलात आगे बढ़ेंगे और तो और जो दीगर सहूलियात हैं, तेल की पैदावार, पाकिस्तान के लिए खुसूसी डिस्काउंट्स या बाहमी ताउन, उसमें इजाफा होगा। इस डील को लेकर के दीगर मशरक़ वस्ता के ममालिक भी अब मतवज्जे होंगे। अगर सऊदी अरब ने यह मामला किया, एग्रीमेंट किया है, तो उनको भी ये तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, उनको भी ये एग्रीमेंट चाहिए होगा। भारत की यहाँ तशवीश है, उनको होनी भी चाहिए और मुसलसल हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने 10 मई से ऑनवर्ड भारत का स्टेटस स्क्वीज़ किया है विद इन साउथ एशिया। खुद इमर्ज हुआ कि जो खित्ते में खड़ा किया जा रहा था पहलवान भारत की सूरत में अमेरिका की जानिब से, ही गॉट डिफीटेड। उसके बाद पाकिस्तान का हॉराइजन ब्रॉडन ऐसे हुआ कि पाकिस्तान ना सिर्फ अमेरिका के ज़ुहराने तक पहुंचा, चीन की परेड तक पहुंचा और अब सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट कर रहा है। तो ये पाकिस्तान की जो हॉराइजन ब्रॉडन हुआ है पाकिस्तान की सिक्योरिटी कैनवस का, उसका मुँह बोलती एक तस्वीर है। अल्लाह करे ये उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ही कार खैर साबित हो, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद और तवाना और ताकतवर हो, इन्हिसार दीगर ममालिक के ऊपर कम हो और आपस में इत्तफाक होगा तो यकीनन गज़ा के जो शोहदा हैं उनकी दुआएं भी रंग लाएंगी। आज के लिए इतना ही। आयशा जुल्फ़िकार अजमल जामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।